तो चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। जो सीक्वेंस एंड सीरीज थी उसमें अपन आज क्वेश्चंस थोड़े से करते हैं। पहले एप्लीकेशन ऑफ जीपी के। तो बच्चों जरा मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप उसको सुनो, फिर मैं बोर्ड पर भी समझाता हूँ, हो जाएगा वो। तो क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन मशीन हैज depreciated by 20% of its value at the beginning of the year. If its initial value was 1250 rupees, then find the value at the end of 5 years. ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूं मैं आपको। तो बच्चों देखो क्या था, एकदम सिंपल था ये क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं, हमको क्वेश्चन में जो मशीन बोला है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन मशीन हैज डेप्रिशिएटेड बाय 20% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ its initial value was, है ना, if its initial value was 1250 rupees, then find the value at the end of 5 years. ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में जो मशीन है उनकी उसकी हमको इनिशियल कॉस्ट दी हुई है 1250 और हर साल में जाकर एंड में 20% जो है डेप्रीशिएट हो जाती है वो। तो इसका मतलब 20% यदि डेप्रीशिएट हो जाती तो फिर कुछ कॉस्ट तो बचती होगी। कितनी बचती होगी? तो 20% डेप्रीशिएट होगी तो मतलब 80% बच गई उसकी। मतलब इस 1250 का एक साल के बाद स्टार्टिंग में इतनी वैल्यू थी और नेक्स्ट ईयर जब रहेगा साल के लास्ट में कितना हो गया? 20% डेप्रीशिएट हो गया। तो कितनी कॉस्ट बची? इस कॉस्ट की 80% बची। 80% मतलब नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में कॉस्ट क्या रहेगी? 1250 इंटू 0.8। फिर जब ये साल एंड होगा तो फिर इसकी जो भी टोटल वैल्यू थी जो निकलेगी वो डेप्रीशिएट हो जाएगी। कितनी? 0.8% और मतलब 1250 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ईयर रहेगा, ये सेकेंड ईयर रहेगा, ये थर्ड ईयर रहेगा, फिर फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर। हमको फिफ्थ ईयर के एंड में बताना है क्या कॉस्ट है। तो आप समझें कि हमको इसका मतलब कौन सी टर्म फाइंड करना है। ये हो गई आपकी बिगिनिंग में है, ये 0 इयर्स बिगिनिंग स्टार्टिंग। आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट ये है, आफ्टर 2 ईयर ये है, आफ्टर 3 ईयर, 4 ईयर और 5th ईयर। इसका मतलब कौन सी टर्म? 6th टर्म। यदि इसको आप फर्स्ट टर्म लोगे तो 5th टर्म जो हमको क्वेश्चन में बोला है उनने, है ना, देन फाइंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 6th टर्म। समझ गए बात? तो डेफिनेटली देख के समझ में आ रहा है जीपी है और इस जीपी पे यदि हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे तो 1250 हो गया। कॉमन रेशियो कितने का हो जाएगा? 0.8 का, क्योंकि आप इसको इससे डिवाइड करके देख लीजिए 0.8 आ जाएगा। और डेफिनेटली हमको फाइंड करना है T6। तो T6 का फॉर्मूला क्या है आपका? AR6 - 1। तो आपका T6 इज इक्वल टू A बोलो बच्चों 1250, R बोलो R 0.8 और ये जाएगा 6 - 1 मीन्स 5। तो इसका मतलब T6 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 8/10 टू द पावर ऑफ 5। इसका मतलब T6 इज इक्वल टू 1250 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड है, यहाँ पर जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 5। मतलब अब इसके आगे आपको सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। T6 इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए सॉल्व करके वैल्यू। तो बच्चों ये इसका आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने में 409.6।
राइट? क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कोई मशीन है, उसकी इनिशियल कॉस्ट हमको दी हुई है 1250 बिगिनिंग में, 1 साल के बाद इतनी हो रही है, हमको 5 साल के बाद बताना है, आफ्टर 5 ईयर्स, जबकि हर साल कितनी डेप्रिशिएट हो रही है 20%, मतलब कॉस्ट कितनी रह जा रही है इनिशियल कॉस्ट की 80%। तो ये हो गई इनिशियल कॉस्ट, फिर एंड में कितनी खत्म हो गई है, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ये रहेगी, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ये रहेगी, इंटू 0.8 और हो जाएगा। हमको आफ्टर 5 ईयर्स बताना, 5 ईयर्स के एंड में, 5 ईयर्स के एंड मतलब 6th ईयर के बिगिनिंग में। तो कुल मिलाकर कितनी टर्म हो गई, 5th ईयर के एंड का मतलब हमको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 6th टर्म, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन, आप थोड़ा पेशेंस रख के सुनिएगा, फिर एक बार मैं भी डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। द लेंथ्स ऑफ 3 unequal edges of a rectangular solid block are in GP, है ना? The lengths of 3 unequal edges of a rectangular solid block are in GP. If the volume of the block is 216 centimeter cube and the total surface area is 252 centimeters square, then find the length of its edges. ये क्वेश्चन है बच्चों, हमको क्वेश्चन में ब्लॉक दिया है, वो भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और जैसा दिया तो उस हिसाब से तो हमको क्यूबाइट समझ में आ रहा है, या ऐसा। और इसमें हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसका जो वॉल्यूम है और ये इसकी जो एजेस हैं वो जीपी में, तो जनरली अपन लोग को मालूम है 3 एजेस बोला है, तो जीपी में जो अपन लेते हैं तो क्या ले लेते हैं अपन, AR सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकेंड एज मान लीजिए सपोज A और थर्ड AR, क्योंकि जीपी में तो मैंने आपको ऐसे ही बताया 3 टर्म्स हो तो ऐसा लेना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो बोला गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया S ये दिया हुआ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एजेस, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट्स एजेस। ये क्वेश्चन है बच्चों, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। जनरली क्या होता है, अपन जैसा दिया था क्यूबाइट तो अपन XYZ लेते हैं, लेकिन जब जीपी बोला है तो अपन को 3 टर्म बोला, तो मैंने आपको सिखाया कि कैसा लेना चाहिए। तो मान लीजिए एक एज A/R, सेकेंड एज जो है वो A और थर्ड AR। अब वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम अपन को मालूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो इस बेसिस पर यदि अपन बात करें तो जाएगा A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू जाएगा 216। क्यों भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये RR क्या हो गया, कैंसिल, तो A क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 216, मतलब A क्यूब इज इक्वल टू ये किसका क्यूब है 6 क्यूब, है ना? तो इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। अपन को एक वैल्यू तो निकली, क्योंकि एक्चुअली में R और आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। फाइंड क्या करना है अपन को, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एजेस, तो एजेस के लिए अपन को R और चाहिए। अब सेकंड अपन को बोला सरफेस एरिया, इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया, तो आपको मालूम है यदि ये x होता और यदि ये y होता और ये z होता तो सरफेस एरिया क्या बोलते हैं आप? देखो एक ये वाला दिख रहा है आपको x इंटू वाई, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी है, तो अपन क्या बोलेंगे ट्वाइस ऑफ x इंटू वाई प्लस, ऐसे ये देखो ये जो फ्रंट है ये x और ये z है,
ऐसे इसके जस्ट बैक साइड है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इंटू जेड प्लस एक और दिख रहा होगा आपको y और z, ये साइड वाले दोनों, ये y है और ये z है, ये भी है और एक साइड में, तो ट्वाइस ऑफ y इंटू जेड इज इक्वल टू ऑफ 252 टोटल सरफेस एरिया। अब यदि इसमें मैं 2 को बाहर निकाल लूं तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू ऑफ 252। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये एक्स वाई ले लिया आपने, यहाँ पर ये ले रहे, तो अपन को लेना यही है, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने ऐसा किया। आप x की जगह पर a बाय आर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की जगह पर a बाय आर, y की जगह a रख दीजिए प्लस नेक्स्ट a बाय आर, z की जगह क्या रखोगे बच्चों ए आर, फिर यहाँ पर y की जगह पर क्या रखोगे a और z की जगह रखोगे ए आर इज इक्वल टू 252। मतलब ये जो है इसको मैंने मान लीजिए x बोल दिया, इसको y बोल दिया, इसको z। तो अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय आर, यहां पर ये आर आर कैंसिल हो गया तो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू 252 बाई 2। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऐसा करने से कितना हो गया 1 2 6 126। अब यहां से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, 1 बाय आर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 126। अब इसमें से a की वैल्यू आपको पता है 6, तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 126। मतलब 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 126 बाय 36। क्यों भाई? अब ये डिवाइड करोगे तो कितना हो रहा है, 2 1 जा 8 और ये जाएगा 363 और जा रहा है क्या 21 बाय 6 3 से 21 और ये कितना 6 और जा रहा है, मतलब 3 2 जा 3 7 जा 7 बाय 2। तो कुल मिलाकर आपको मिल रहा है 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 7 बाय 2। अब एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, निकाल लोगे, ले लो एलसीएम ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 7 बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r। मतलब 2r स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करोगे तो -5r हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई 7r को ट्रांसफर करोगे तो -7r प्लस 2r -5r। ये फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है क्या बच्चों? 4 और 1 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू ऑफ 0। अब इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, 2r कॉमन निकाल लोगे तो 2r क्या बचेगा r माइनस 2, फिर यहां -1 निकाल लोगे तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2r माइनस 1 r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यदि इन दोनों को इक्वेट करोगे तो r इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ रहा है और यहाँ पर r इज इक्वल टू ऑफ 2 आ रहा है। कोई भी एक नंबर ले लो, तो इसका मतलब एजेस हो जाएंगी a बाय आर। a बाय आर का मतलब बोलो, a कितना था 6 और r 2 ले लीजिए तो कितना जाएगा 3। ये फर्स्ट, फिर नेक्स्ट a मतलब 6 और ए आर 6 इंटू 2 12। इसका मतलब जो एजेस हैं जिसको अपन x y z भी बोल रहे थे वो क्या होनी चाहिए 3 6 एंड 12, 3 6 एंड 12 है ना। और चेक करना हो तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए
हाँ, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब क्या आएगा, वॉल्यूम। तो कितना आना चाहिए, 216। यदि 216 आ रहा है मतलब सही है वो, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मैंने उसका डायग्राम बोर्ड पर बनाया हुआ है, आप क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन है, सब लोग सुनिए, बाद में देखिए। द साइड ऑफ ए गिवन स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ये देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर, ये ABCD बड़ा वाला, इसकी साइड हमको कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंड टू फॉर्म ए न्यू स्क्वायर। ये सारे जो साइड्स हैं, ये स्क्वायर की जो साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट इनको यदि हम ज्वाइन करते तो फिर एक न्यू स्क्वायर बन रहा है। फिर ये जो स्क्वायर बना है, इनके मिड पॉइंट को यदि ज्वाइन करते हैं तो फिर एक न्यू स्क्वायर बना है, और ऐसी प्रोसेस चलती जा रही है। फिर ये जो है ना, इसके मिड पॉइंट इनको ज्वाइन करेंगे तो फिर न्यू स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है। बात समझ गए हो? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगेन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द न्यू स्क्वायर आर ज्वाइंड to form another square. This process is continue infinitely. Find the sum of the areas and sum of the perimeters of the square. क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ द एरियाज, सबके एरिया का समीशन फाइंड करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3, कब तक? अप टू इन्फिनिटी। और ऐसे ही एंड द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर्स, सबके पेरीमीटर्स का समीशन फाइंड करना है। मतलब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट आपको फाइंड करना समीशन ऑफ एरिया, और सेकंड फाइंड करना समीशन ऑफ पेरीमीटर्स। जितने स्क्वायर्स बन रहे हैं उनके सबके एरिया का समीशन प्लस उनके पेरीमीटर्स का समीशन। तो देखो बच्चों, हमको सबसे बढ़िया ये है कि जो बिग स्क्वायर है, आप सबसे पहले उसका एरिया फाइंड करो, A1। तो आपको मालूम है वो कितना रहेगा, 10/10, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया आपका A1। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्क्वायर दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करो। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए तो आपको ये जो साइड है वो निकालनी पड़ेगी। तो आपको मालूम है पूरा 10 सेंटीमीटर है, और ये मिड पॉइंट है, मतलब ये लेंथ कितनी होगी, 5। ऐसे ये भी कितना होगा, 5। तो डेफिनेटली ये साइड कितनी आ जाएगी, 5√2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। कितना, √5² प्लस 5², मतलब 5√2। तो अब ये इसकी साइड 5√2 आ गई है, तो एरिया निकाल सकते हो अब इस स्क्वायर का। कितना जाएगा, A2 की वैल्यू जाएगी 5√2 इंटू 5√2। इसका मतलब है डेफिनेटली, बोलो, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और यदि अपन एरिया इससे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। थर्ड एरिया, अब अपन इसका फाइंड करना है, तो फिर से आपको साइड निकालनी पड़ेगी। तो आपको क्लियर, ये कितना है, ये पूरा कितना है, 5√2। तो ये कितना होगा, 5, हाँ ये 5√2/2, यहां से लेके यहां तक। सेम ऐसे ये भी होगा, 5√2/2, है ना। तो अब ये निकाल सकते हो आप, ये कितना आएगा, क्योंकि 90 का एंगल ये बन रहा है, मतलब डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा √5/√2² प्लस 5/√2², क्योंकि ये 5√2/2 का मतलब क्या हुआ, 5/√2। तो
ये साइड भी 5/√2 है, ये साइड भी 5/√2 है, और ये डेफिनेटली हाइपोटेनियस होना चाहिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो 90 के अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। तो अब अपने को ये साइड पता चल गई। जब ये साइड पता चल गई, कितना आ रहा है ये जाएगा 25/2 प्लस 25/2, तो इसका मतलब हो जाएगा 50/2 25, और स्क्वायर रूट से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 5। हाँ, और क्या भाई, ये कितना हुआ देखो, 25/2 प्लस 25/2, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ 25/2, तो 2 कैंसिल हो गया, 25 बचा। अब जब रूट में से निकलेगा 25 तो कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब ये साइड कितनी आ गई? 5 की आ गई। कितने की आ गई साइड? 5 की। अरे यार गजब कर रहे हो यार, इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग यार। इसको सॉल्व करो भैया, अलग से कर लो। चलो मैं आपको बोल रहा हूं, जो RS लेंथ है, RS वो आ रहा है √5/√2 स्क्वायर प्लस 5/√2 स्क्वायर। कैसा करते हो यार तुम लोग जरा जरा सी चीज में, हाँ? तो RS इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? √2 ऑफ 5/√2 स्क्वायर। इसका मतलब RS इज इक्वल टू √2 ऑफ 5 स्क्वायर बाय 2, 2 क्या हो गया? कैंसिल। कितना आ गया? 5 आ गया। तो जब ये 5 आ गया बच्चों, तो ये भी 5 हुआ। तो इसलिए जो A3 है, एरिया A3 वो कितना हो गया? बोलो 5 × 5 मतलब 25। ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो फिर यदि अपन फर्स्ट के लिए बोलते हैं समेशन ऑफ एरिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 100 प्लस 50 प्लस 25 एंड सो ऑन। और यदि आप इसको गौर से देखें तो ये GP दिख रही है। इस GP में फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है? 100, और कॉमन रेशियो देखो 50/100 1/2 है कि नहीं? 25/50 करोगे तो भी क्या आएगा? 1/2। तो इसकी हम यदि समीशन बोलते हैं S, तो कितना होगा? A/1 माइनस हाफ। A की वैल्यू बोलो 100, 1 माइनस R बोलो 1/2। तो S इज इक्वल टू 100/1 माइनस हाफ, तो आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, फर्स्ट आंसर, पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों अपन को फाइंड करना सम ऑफ पेरीमीटर्स। तो पहले जो बिग स्क्वायर है उसका पेरीमीटर बताओ कितना होना चाहिए? 10 दिख रही है साइड, कितना जाएगा? 4 × 10 कितना? 40। भाई ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, राइट? फिर सेकेंड जो स्क्वायर दिख रहा है उसका पेरीमीटर बताओ। तो आपको दिख रहा था, ये आपने ये निकाली थी लेंथ, ये 5 था, ये 5 था, और ये कितना आया था? 5√2। तो ये भी 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2, तो कितना हो गया? 4 × 5√2 20√2। फिर थर्ड वाले स्क्वायर का बताओ। तो थर्ड का आपने ये जो साइड निकाली थी RS, ये आपने निकाली थी, यहां पर कितनी आई थी? वो 5 आई थी। ये साइड कितनी आई थी? 5 निकाली है ना ये RS 5। तो फिर इसका पेरीमीटर कितना जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5, 4 × 5 है ना, 4 × 5 20 हो गया। तो समीशन कितना होगा? समीशन ऑफ पेरीमीटर 40 प्लस 20√2 20 प्लस 20 एंड सो ऑन। कहां तक? इंफिनिटी तक, सॉरी 20√2 है ना, 20√2। तो आपका ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। और आपको फिर से दिख रहा है, ये क्या दिख रही है? GP।
जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी दिख रही है, a इज इक्वल टू 40 और r कितना है बोलो, इसको डिवाइड करो इससे √2 लेकिन अब प्रॉब्लम आ रहा है, यहां पर कुछ मिस्टेक हुई क्या मुझसे, 5/√2 बोलो, यहीं पर मिस्टेक हुई थी ना, ये जो कॉमन रेशियो मैं निकाल रहा हूं यहां मिस्टेक हो रही है, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या बोलोगे 20√2/40 ना, तो उससे ये कितना हो जाएगा 2, तो कुल मिलाकर जाएगा 1/√2 और यहां से इसको डिवाइड करोगे तो भी क्या आ रहा है 1/√2, मतलब अपने को दिख रहा है जीपी दिख रही है। अब समीशन, सबका समीशन ऑफ पेरीमीटर, मतलब ये क्या दिख रही है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, तो इसका मतलब आपका एलसीएम हो जाएगा √2, तो ये √2 - 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा 40 √2 तो √2 - 1। तो वैसे बच्चों ये आंसर है, पर यदि आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 40 × 1.4, √2 की वैल्यू 1.4 होती है, या 1.4 - 1 मतलब 0.4। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएंगे और ये 4 से फिर ये क्या जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हट गया, कुल मिलाकर आंसर आ गया 140 मीटर, जैसे सेंटीमीटर, जो भी यूनिट रहेगी आंसर। तो बच्चों अब अपन को नेक्स्ट पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन। आप लोगों ने लास्ट ईयर अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, आप लोग को मालूम है यदि ए बी सी यदि एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उनका मीन जो होता है b इज इक्वल टू होता है a+c/2। भाई आपको मालूम है यदि ए बी सी यदि ये एपी में है, तो एपी में एक्चुअल में क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस रहता है ना, तो आप क्या बोलोगे b - a इज इक्वल टू c - b। जितना b और a के बीच का डिफरेंस होगा वही डिफरेंस किसके बीच का होगा, c और b के बीच का। मतलब बोर्ड पर देखो b - a इज इक्वल टू c - b, तो b को ट्रांसफर करोगे तो कितना जाएगा 2b और a यहाँ जाएगा तो a+c, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा a+c/2। यहाँ पर जो b है उसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। किसका अर्थमेटिक मीन, a और c का। तो यदि a b c AP में हो और आपसे पूछा जाए बताओ a और c का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा a+c/2। यदि ये b नहीं होता a है और c है और इनका यदि आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो आपका आंसर ये होगा a+c/2, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं b। ये हो गई एक बात। लेकिन अभी अपन लोग जीपी पढ़ रहे हैं और यदि क्वेश्चन में बोला है ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो बी को आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिक मीन बोलोगे। तो देना एक मिला के खींच के देखो यहां पर, अरे यार देखो ए बी सी यदि जीपी में है तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। अब यदि मैं बी की वैल्यू पूछूं आपसे तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि अपन को मान लो जीपी में कॉमन रेशो होता है, मतलब b/a किसके इक्वल होगा, c/b के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b² इज इक्वल टू क्या होगा ac, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा √/ac। तो यदि आपसे ए बी सी एपी में हो और यदि अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा a+c/2। लेकिन यदि ए बी सी जीपी में हो और ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा b इज इक्वल टू √/ac। अच्छा एक और चीज, यदि मान लीजिए सपोज यहां पर ये a है और ये मान लीजिए b है और इसके बीच में मान लीजिए आपने g1 g2 g3 ऐसे n ज्योमेट्रिक मीन यदि इंसर्ट करना है, तो यदि मैं पूछूं आपसे बताइए g1 g2 g3 की वैल्यू,
तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। आपको जब इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है ये 2 और यहां पर मान लीजिए 122 या 120, अब इसके बीच में आपसे बोला गया है 10 ज्योमेट्रिक मीन रखिए। कितने? 10। तो आप यहां पर रखोगे एक, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से रखोगे, तो जो भी आप रखोगे वो बननी क्या चाहिए? जीपी बननी चाहिए, तभी तो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि पूरी जीपी बनेगी और यहां पर मैंने इस तरीके से बोला है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म हो गई, और इसके बीच में एन टर्म्स ये हैं। तो मैं पूछूं आपसे बी कौन सी टर्म हुई, तो आपका आंसर होगा एन, तो ये हो गई, और एक ये हो गई n+1, तो ये कौन सी कहलाएगी? n+2। तो b को आप क्या बोलोगे? b = n+2 टर्म्स, यही बोलोगे आप। इसका मतलब b = ये n+2 टर्म कैसे निकालोगे आप? a r n-1, तो b = जाएगा a r n+1। इसका मतलब b/a = r⁴ इसका मतलब b/a⁴ 1/n+1 = r। ये क्या निकल गया बच्चों? कॉमन रेशो किसके फॉर्म में आ गया? a, b और n के फॉर्म में। जब कॉमन रेशो आ गया तो आपके लिए g1 बताना बहुत आसान हो गया। g1 मीन्स व्हाट? फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। और टर्म कौन सी? सेकंड टर्म। तो क्या हो जाएगा? ये a इंटू आर। आर की वैल्यू आपको पता है, a इंटू b/a⁴ 1/n+1। यदि मैं पूछूं आपसे सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, तो आपका आंसर होगा ar²। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन का मतलब थर्ड टर्म, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन का मतलब सेकंड टर्म, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन का मतलब थर्ड टर्म, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन का मतलब फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से अपन डिफरेंट ज्योमेट्रिक मीन निकालकर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब अपन फिलहाल जितनी मैंने थ्योरी बताई है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, राइट। अब बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं तो एक्चुअली में वर्ड्स में, लेकिन मैंने थोड़ा उनको सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन तो है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 16। सेकंड क्वेश्चन था insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is GP। इसका मतलब यदि आपको टू नंबर्स यदि सब्स्टिट्यूट करना है 3 और 81 के बीच में ताकि GP बन जाए, इसका मतलब वो नंबर क्या होने चाहिए? ज्योमेट्रिक मीन होने चाहिए ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 96। इसके अलावा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, लेकिन पहले अपन ये 3 क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आपका आंसर हो गया, मैंने आपको बताया ए बी सी यदि जीपी में है तो b = ज्योमेट्रिक मीन b = क्या होता है? √AC। तो b = √A अपन को 4 दिया है और c कितना दिया है? 16। मतलब क्या जाएगा? b 8। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या आ गई? 8। ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन में अपन को 2 ज्योमेट्रिक मीन रखना है ना, 2 नंबर रखना है ताकि ये पूरी जीपी बन जाए। इसका मतलब 81 जो है वो क्या होना चाहिए? फोर्थ टर्म। भाई 2 ये हो गई, एक पहले हो गई ये, तो 81 मतलब क्या हो गया? 81 = कौन सी टर्म बोलो? फोर्थ। और हमको मान लो जीपी में फोर्थ टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होगा? AR⁴ तो 81 = फर्स्ट टर्म कितनी है? 3r³। इसका मतलब है 81/3 मतलब, और ये जाएगा r³ कितना हो रहा है? 27। 27 मतलब 3³ क्यों बच्चों? तो r = 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया? सॉल्व करके कॉमन रेशियो निकाल लिया। अब हम G1 बता सकते हैं। G1 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन
इसका मतलब a इंटू आर, a मतलब 3 और r मतलब 3 मतलब 9। G2 बोलो 9 इंटू 3, 9 इंटू आर है ना, इसका मतलब 9 इंटू 3, इसका मतलब 27। मतलब 9 और 7 को यदि हम इनके बीच में रख देंगे तो ये पूरी क्या बन जाएगी, जीपी। तो फिर नंबर क्या होंगे, 3 हो जाएंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 9, 27 और फिर 81, और ये क्या बन जाएगी, जीपी। तो ये बीच में जो दो नंबर इंसर्ट करने थे वो कौन से हुए, 9 एंड 27, राइट। इसका देखो थर्ड टर्म, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमको 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, किसके बीच में, 3 और 96। इसका मतलब 96 कौन सी टर्म हुई, 6 है ना, 4 ये 5 और ये 6, तो इसका मतलब 96 इज इक्वल टू होना चाहिए कौन सी टर्म, 6 टर्म। इसका मतलब 96 इज इक्वल टू 6 टर्म का फॉर्मूला ए आर 6 माइनस 1 मतलब 5। अब 96 इज इक्वल टू ए बोलो 3 आर 5, 3 से कितना हो गया, 3 3 जा और 3 2 32, 32 मतलब 2 टू द पावर 5, r टू द पावर 5 पक्का। तो r इज इक्वल टू 2 आ गया है ना। इस तरीके से हमने कॉमन रेशियो निकाल लिया। जब कॉमन रेशियो आ गया तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बोलो g1 इज इक्वल टू ए आर, ए कितना दिया है 3, r2 मतलब 6, g2 बोलो 6 इंटू 2 12, थर्ड बोलो 12 इंटू 2 24, फोर्थ बोलो 24 इंटू 2 48। तो ये हो जाएंगे ज्योमेट्री, समझ गए हो, जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को सुनना है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n geometric means between any two positive numbers is equal to the nth power of the geometric mean between them। ये क्वेश्चन है, मतलब कोई टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनके बीच में मान लीजिए आपने n ज्योमेट्रिक मीन जो है वो सब इंसर्ट किए हैं। मान लीजिए नंबर है a और b और इसके बीच में g1 g2 g3 ऐसे आपने n ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इंसर्ट किए हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि हमको ये प्रूफ करना है कि इन n ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है हमको प्रूफ करना है g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू gn इज इक्वल टू ये a और b का जो ज्योमेट्रिक मीन है उनका nth पावर, क्या बोला है, इट इज, आप देखिए क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअल में क्या होता है, यदि एक निकालें एक ज्योमेट्रिक मीन तो वो कितना होगा, रूट ओवर ए बी और इसकी पावर n। तो हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कोई टू नंबर्स हैं a और b, उनके बीच में यदि हम n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं तो हमको प्रूफ करना है इन सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इन a और b जो नंबर इनके ज्योमेट्रिक मीन के nth पावर के इक्वल होता है। तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन तो ये होता है, और मतलब कुल मिलाकर हमको ये प्रूफ करना है। क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन देते हैं तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो करेंगे क्या। पर अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, तो आप क्या करो, कॉमन रेशियो सपोज आर, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालो। तो कॉमन रेशियो के लिए b इज इक्वल टू, b कौन सी टर्म हुई, n+2, b मतलब कौन सी टर्म हुई, n+2, तो b इज इक्वल टू अपन को मालूम ये हो जाएगा a r n+2 -1। तो इसका मतलब b अपॉन a इज इक्वल टू r टू द पावर ऑफ n+1। इसका मतलब है b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू ऑफ r। इस तरीके से हमने कॉमन रेशियो की वैल्यू निकाली। जब कॉमन रेशियो आ गई है तो अब हम लोग
G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू Gn, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो कितनी होगी, इज इक्वल टू, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, a, G1 की वैल्यू बताओ, G1 कितना है, a इंटू आर, है ना, G1 मीन्स व्हाट, a इंटू आर। G2 बोलो, ए आर स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ए आर क्यूब, और ऐसे ही एन टर्म क्या हो जाएगी, जी आर। ये nth जो था वो कौन सी टर्म हुई है, n+1, तो क्या आना चाहिए, n+1 -1, क्योंकि ये n कौन सी टर्म हुई, gn कौन सी टर्म हुई है, अरे टोटल ये n टर्म है, ये 1 n+1 हुई ना, तो n+1 टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, ए आर n+1 -1, मतलब अपन इसको कैंसिल कर देंगे, ए आर एन, ये किसका प्रोडक्ट निकल रहा है, इसका। अब इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू, कब तक मल्टीप्लाई कर रहे हो, एन टर्म्स तक, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 अप टू एन टर्म्स। भाई आप मल्टीप्लाई करते हो यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती ना, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1, सब ऐड हो जाएंगी। और यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, इंटू आर टू द पावर 1 + 2 + 3 अप टू n, राइट। अब आपको क्लियर है ये कितना हो गया, a, इस पूरे का समीशन कितना होगा, n, और यहां पर कितना जाएगा, r, इन पूरे का समीशन कितना होगा, n इंटू n+1/2। भाई देखो ना आप, 1 + 2 + 3 n इज इक्वल टू, तो ये तुमको क्या दिख रही, AP दिख रही ना, AP की n टर्म्स का समीशन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो n/2, ये कितना आ गया, 2 + n-1, 2 - 1 मीन्स 1, तो n+1। वैसे तो अब आप लोग को ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, जब डायरेक्ट नेचुरल नंबर्स को अपन ऐड करते हैं 1 + 2 + 3, तो इनका समीशन का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमको जो मिला वो इन सबका सम करने से ये मिला। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a r n+1/2 टू द होल पावर ऑफ n, क्यों भाई, इसको पूरे को कैसे लिख सकते हैं अपन। और यदि नहीं लिखना है तो आप r की वैल्यू रख दो, चलो इसमें ये क्या था, a⁴n इंटू r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू बोलो b/a 1/n+1 टू द होल पावर ऑफ n+1/2। तो डेफिनेटली जब आप इसको करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पावर्स को, तो n+1 क्या आ जाएंगे, कैंसिल। तो अब ये बचेगा an इंटू b/a टू द पावर ऑफ n/2, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये पूरे प्रोडक्ट को निकाल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, ये आपका आ रहा है यहां पर a इंटू b/a टू द पावर 1/2 टू द होल पावर ऑफ n। ये पावर n है, यहां भी n है, तो सबको पावर n को अलग कर दिया। अब आपको दिख रहा है यहां पर ये लिखा है a इंटू b टू द पावर 1/2 अपॉन a टू द पावर 1/2 टू द पावर ऑफ n। तो इसका मतलब यहां पर जब डिवाइड करें तो a 1 - 1/2, b टू द पावर 1/2 टू द पावर ऑफ n, तो ये कितना जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो a टू द पावर हाफ, b टू द पावर हाफ, मतलब √ab पावर n। प्रूफ हो गया।
मतलब आपने प्रूफ किया है कि कोई टू नंबर्स ए और बी हैं, उनके बीच में यदि एन ज्योमेट्रिक मीन है तो उन सबका प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? गिवन नंबर्स के जो एक्चुअल ज्योमेट्रिक मीन है उनके nth पावर के इक्वल, राइट? नेक्स्ट मुझे बताना आपको रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो मान लीजिए बच्चों कोई टू नंबर्स हैं ए एंड बी, और इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जो है वो सपोज ए और ज्योमेट्रिक मीन सपोज जी। तो यदि मैं आपसे बोलूंगा कैपिटल ए इज इक्वल टू, तो आपका आंसर होना चाहिए ए प्लस बी बाई टू। यदि इन्हीं नंबर्स का मैं आपसे पूछूं ज्योमेट्रिक मीन, तो आपका आंसर होना चाहिए रूट ओवर ए बी। यदि टू नंबर्स ए और बी हैं और यदि मैं पूछूं इन दोनों नंबर्स का बताओ अर्थमेटिक मीन, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी बाई टू। लेकिन यदि आपको ये नंबर दिए और मैं आपसे पूछता हूँ इन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो आपका आंसर होगा रूट ओवर ए बी। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ए और जी का डिफरेंस कितना होगा, ए माइनस जी, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट ओवर ए बी। यदि मैं आपसे इसको सॉल्व करने के लिए बोलूं ए माइनस जी, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी अपॉन टू। क्यों बच्चों? अब यहां पर बोलता हूं ए माइनस जी इज इक्वल टू, तो आपको क्लियर दिख रहा है ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी अपॉन टू। ऐसा कर सकते हैं, ए मतलब रूट ए स्क्वायर, बी मतलब रूट बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस। अब रूट ए बी को अपन रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, पर ऐसा करने से ये फर्क आया कि ये क्या बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर बाई टू। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। मतलब ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब जो ए है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन जी और इक्वल टू जी। क्यों भाई? ए माइनस जी हमेशा इसका मतलब कैसा होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। तो जैसे 10 और 8 का डिफरेंस कितना आता है, 2, मतलब 10 ग्रेटर हुआ ना 8, तभी तो 2 आया। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन जी या फिर इक्वल टू ऑफ जी। तो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसकी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होती है या इक्वल भी हो सकती है। समझ गए बात? ये रिलेशन होता है। अब अपन इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, यहां पर मैंने हालांकि उसका वो लिखा है यहां पर थोड़ा सुन लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose difference is 12 and whose arithmetic mean exceeds the geometric mean by 2। मतलब ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना दिया हुआ हमको 12, और इन नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से कितना एक्सीड कर रहा है, 2। तो हमको नंबर्स फाइंड करना है। तो मान लीजिए नंबर्स कितने, ए एंड बी, तो उन्होंने डिफरेंस हमको दिया है, इसका मतलब क्या गिवन है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। और इन नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से कितना एक्सीड कर रहा है, 2। तो अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2। अब हमको ए और बी फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से अब तो एकदम इजी है, क्योंकि एक ए कोई भी टू अननोन फाइंड करने के लिए कितने इक्वेशन होने चाहिए, 2। एक इक्वेशन तो डायरेक्ट दिया अपन को, ए और बी। तो
बच्चों एक इक्वेशन तो ऑलरेडी अपने को दिया ही है, a माइनस बी इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन और बना लीजिए। यदि आपके पास में 2 इक्वेशन होंगे तो 2 अननोन फाइंड कर सकते हो। तो एक तो ये बनी गया, दिया ही है क्वेश्चन में ही। और अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, तो अर्थमेटिक मीन बोलो a और b का a प्लस बी बाई 2, और a और b का ज्योमेट्रिक मीन बोलो रूट ए बी इज इक्वल टू 2। अब इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो a प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑफ 2। ये ऊपर आप लिख सकते हो इसको रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4। तो इसका मतलब रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 2। अब एक इक्वेशन ये है आपके पास में, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना, क्योंकि एक तरफ a माइनस बी की वैल्यू अपन को गिवन है 12 और दूसरा रूट ए माइनस रूट बी इसकी वैल्यू। देखो एक तो तरीका ये हो सकता है कि अपन यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें, a के फॉर्म में उसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर। रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर या फाइंड कर सकते हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ सीधे सीधे आप तो क्या करो b की वैल्यू निकाल लो और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। a इज इक्वल टू वॉट बाय 1 बाय 1, a इज इक्वल टू क्या है b प्लस 12, है ना। इसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो सब इक्वेशन नंबर 2 में, तो जाएगा रूट ओवर a की जगह पर b प्लस 12 ये सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस रूट b है ही इज इक्वल टू 2। स्क्वायर कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो, या फिर ट्रांसफर करके स्क्वायर कर दो b प्लस 12 और इसको उधर पर कर दो 2 प्लस रूट बी और इसका स्क्वायर कर दो, है ना। ये ट्रांसफर करने का दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये जाएगा b प्लस 12 और यहाँ पर कितना जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस b प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू रूट बी, ये हो जाएगा। इसका मतलब है अब और सॉल्व करते हैं अपन, तो वो ट्रांसफर करें इसको, ये b भी क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पर ट्रांसफर 12 माइनस 4 8 इज इक्वल टू 4 इंटू रूट बी, 4 से कितना हो गया 2, है ना। स्क्वायर करोगे तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया b की वैल्यू आ गई। तो बच्चों a b इज इक्वल टू आ गया 4 और b की वैल्यू को अपन ने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, a इज इक्वल टू b प्लस 12 में, तो उससे a की वैल्यू 16। मतलब जो नंबर्स है वो नंबर्स, इसका मतलब है 16 और सेकंड नंबर 4। चेक करने के लिए चेक कर सकते हो इन दोनों का डिफरेंस 12 आ रहा है, 16 माइनस 4 12 राइट, और इनके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस 2 आ रहा है क्या। इसका अर्थमेटिक मीन बोला मुझे बताओ कितना हो रहा है 16 प्लस 4 बाई 2, मतलब कितना हुआ 10 हो रहा है, और ज्योमेट्रिक मीन कितना हो रहा है रूट 16 इंटू 4 कितना हो रहा है 8, तो डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं अपन।